जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं में संभवतः है और कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर का तो आता ही आता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको लोगों को बताएं कि ये टॉपिक आपको कम से कम 3 नंबर देके जाएगा और वो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, विकास में कई सिद्धांत हैं, उन विकास के सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रणेता माने जाते हैं जीन पियाजे साहब। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो कि बालक के तर्क करने की, चिंतन करने की शैली, कल्पना करने की शैली, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखने की शैली, इन सभी शैलियों का संगठनात्मक रूप से बताता है कि बालक का क्रमिक विकास, मानसिक विकास, तार्किक विकास कैसे हुआ है, इनका पूरा डिटेल देता है। कौन? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे साहब कौन थे, उनकी क्या हिस्ट्री रही, उन्होंने कौन सी अच्छी किताबें लिखी और आपके लिए कौन से टॉपिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टॉपिक में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपके उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका यह है कि आखिर जीन पियाजे साहब कौन थे। तो जीन पियाजे साहब देखिए, यूपी टेट, चाहे सुपर टेट या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है कि जीन पियाजे कहां के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? बच्चों पर अध्ययन किया था। पहला क्वेश्चन, किसके बच्चों पर? अपने स्वयं के बच्चों पर अध्ययन किया था। और इनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जी हां, नन्हे वैज्ञानिक का मतलब इनका मानना था कि बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अब मैं यहां पर एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे एक खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अन्वेषणात्मक प्रकृति के होते हैं और उनका विकास सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो खोजी और अन्वेषण कहता है, कई लोग तुरंत ये नाम सुनते ही तुक्का मार देते हैं जीन पियाजे। एकदम गलत हो जाएगा आंसर। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर खोजी और अन्वेषण के साथ ये शब्द उपयोग में लाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक, तो वहां लेव वाइगोस्की साहब सही हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। अगर यहां जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ बालक के तर्क की बात करेगा, चिंतन की बात करेगा, तभी आप टिक करिएगा किस पर? जीन पियाजे के टॉपिक पे। ठीक है, फिलहाल जीन पियाजे साहब ने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया और कैसा परीक्षण किया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका है। नैदानिक परीक्षण किया था, डायग्नोस्टिक जिसको कह सकते हैं। जैसे जब डॉक्टर के पास जाते हो तो एक वर्ड आता है निदान। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। डॉक्टर को बताते हो कि सर मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे फीवर आ रहा है, मुझे कफ आ रहा है, तो डॉक्टर सिम्पटम देख करके आपकी रोग को बताता है। तो इन्होंने अपने बालकों के ऊपर कौन सा ट्रायल किया? क्लिनिकल ट्रायल किया। तो क्वेश्चन पूछता है किस आधार पे इन्होंने पता किया था कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? तो नैदानिक परीक्षण के आधार पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया? एक स्टेज थ्योरी दी थी। तो पूछता है कि क्या संज्ञानात्मक विकास एक क्रमिक व्यवस्था का सिद्धांत है? जी हां, एक क्रमिक व्यवस्था का सिद्धांत है, क्योंकि उनका मानना था कि आयु वर्ग के अनुसार बालक का एक क्रम के अनुसार विकास होता है। ऐसे नहीं कि अचानक 2 साल का बालक जो है वो 10 साल के बालक के अनुसार तर्क करना सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक आयु वर्ग के अनुसार उसके तर्क का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आता है कि एक स्टेज थ्योरी है, ये ध्यान रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कहलाती है। जीन पियाजे साहब कौन थे? मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक थे और 1923 से 1932 तक, करीब 1932 तक इन्होंने किताबें लिखी। इनकी किताबों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है? क्वेश्चन आता है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है? तो जीन पियाजे साहब ने लिखी है। द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी जीन पियाजे साहब ने लिखी है। साइकोलॉजी एंड एस्पिटोमोलॉजी, ये किसने लिखी है? जीन पियाजे ने। बिहेवियर एंड इवोल्यूशन किसने लिखी है? ये भी जीन पियाजे साहब ने लिखी है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, ये सारी किताबें लिखी है। लेकिन मॉरल डेवलपमेंट को लेकर के भी इन्होंने किताब लिखी है। और मॉरल डेवलपमेंट को लेकर कौन सी किताब लिखी है? ये देख लो, चाइल्ड कंसेप्शन फॉर द वर्ल्ड
और मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये किताब मेरी तरफ से एग्जाम में टिक कर लो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो भाई, जीन पियाजे साहब फेमस काहे को हुए? जीन पियाजे साहब अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए फेमस हुए, लेकिन जीन पियाजे ने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है। देखो, फेमस होने में कहा जाए तो नैतिक विकास के सिद्धांत में फेमस कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक। लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत किसने किसने दिया? तो इन्होंने भी दिया था। इनके अनुसार नैतिक विकास की दो अवस्थाएं होती है, एक स्वायत्तता और एक परायत्ता, जिसको ऑटोनॉमी और हिट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। बट अभी यहां पे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है जीन पियाजे के अनुसार कि भाई जीन पियाजे साहब का ये मानना था कि जो प्रमुख किताबें उन्होंने लिखी, उस किताबों में इतना कॉन्सेप्ट दिया कि वो किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पे आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, पहला कहां के वैज्ञानिक थे? एक क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के। किस परीक्षण के आधार पर उन्होंने पता किया? नैदानिक परीक्षण के आधार पे। कौन सी थ्योरी है? स्टेज थ्योरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस और मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये किताब मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, जीन पियाजे ने क्या सिद्ध किया कि पेड़ पौधों के समान बालक भी वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। यहां देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, अनुकूलन करता है, एडॉप्टेशन करता है। क्या करता है? एडॉप्टेशन करता है। जैसे पेड़ पौधे अच्छा वातावरण पाते हैं तो उनका अनुकूलन हो जाता है, वे आसानी से डेवलप कर जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जैसे ही रेतीली जगहों पे जाओगे तो वहां पे पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। क्यों नुकीली हो जाती है? क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। तो डिजर्ट एरिया में पानी की कमी के होने के कारण से पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो मांसल और नुकीली हो जाती हैं, तना मांसल हो जाता है और पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। क्यों? वो एक अनुकूलन है वातावरण के अनुसार। वैसे ही बालक भी जैसे से बड़ा होता जाता है वो वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ये कौन कहता था? ये जीन पियाजे साहब कहते थे। क्लियर है क्वेश्चन? चल, तो अनुकूलन शब्द आया यहां पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे के लिए। फिर अगला, पियाजे का मानना था कि बालक एक नन्हे वैज्ञानिक है। ये शब्द किसी और ने आज तक नहीं कहा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्या किसने कहा है बालकों को एक नन्हा वैज्ञानिक? तो बालकों को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। और क्या कहा है? जो सक्रिय होकर स्वयं अनुकूलन करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसने कहा? मतलब बालक यहां अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहां एक क्वेश्चन मेरी तरफ से नोट करना, कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है? किसमें बालक नन्हे वैज्ञानिक कहे जाते हैं? किसने कहा है कि बालक एक सक्रिय खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है? तो जीन पियाजे के अनुसार यह सक्रिय खोज करता है। पियाजे अनुकूलन की प्रक्रिया को दो चरणों में बताते हैं। इनका मानना था कि जो बालक में अनुकूलन होता है, मतलब कि एडॉप्टेशन होता है, जैसे कैसे वो अनुकूलन करता है, इसके लिए दो चरण है। पहला समावेशन अथवा आत्मीकरण कहते हैं, आत्मीकरण, एसिमिलेशन। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन। समावेशन कहा जाए, आत्मीकरण कहा जाए, एसिमिलेशन कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको कई सारे वर्ड बताने वाला हूं आज। यहां एक वर्ड आया आत्मीकरण। देखो, जैसे आप भोजन कर लेते हो, भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, पाचन हो जाता है। लेकिन जो भोजन में का अवशोषण होता है उसका कुछ पार्ट यहां पे अवशोषित होता है, बॉडी में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बड़ी आंत में जाके एब्जॉर्ब हो जाने के बाद वो पार्ट वहां से निकल करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जाकर के आपकी बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स में जाते हैं। और सेल्स में जहां जाते हैं वहां पे काम करने के लग जाते हैं। तो सेल में जा करके अपने काम में लगना, यही कहलाता है क्या? यही कहलाता है समावेशन, एसिमिलेशन कहलाता है। क्लियर है? तो वैसे ही हमारे लिए वो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, वैसे ही समावेशन का मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात कर लेना। जैसे देखो, किसी भी नई जानकारी का हमारी वर्तमान स्कीमा में प्रवेश करना। अब देखो फिर एक वर्ड आया, स्कीमा शब्द आया। जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, नहीं किए होंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाए। 1001% क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी है, ठीक है। तो स्कीमा जो है, स्कीमा में प्रवेश करना, नई जानकारी का अपन अपनी वर्तमान जानकारी में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। जबकि दूसरा जो प्रक्रिया है वो है समायोजन या स्थानीयकरण, इसको बोलते हैं एकोमोडेट करना। समायोजन, समायोजन क्या है? वर्तमान स्कीमा में परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है बाबू संशोधन करना। क्या होता है बेटा?
संशोधन करना होता है, संशोधन करना, संशोधन करना। जब आप चेंज करते हो कुछ अपने डाटाबेस में, जैसे मैंने आपको ये आंकड़ा दिया, आपने इसको एज इट इज पढ़ लिया, अपने पुराने ज्ञान में इसको जोड़ लिया, तो ये क्या है? समावेशन है। लेकिन अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान में से कुछ चीजों को हटा करके तब इसको जोड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे समायोजन। तो पेपर में आता है कि अनुकूलन की प्रक्रिया के लिए कौन से दो कारक प्रभावी होते हैं या कौन से कारक आते हैं? तो अनुकूलन बराबर लिख लेना, अनुकूलन बराबर होता है समावेशन प्लस समायोजन, दोनों को जोड़ दो तो अनुकूलन हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको अनुकूलन करना है तो हमें समावेशन और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को समझना होगा। समावेशन का मतलब बता दिया मैंने कि जो डाटाबेस आपके पास है उसमें मेरे द्वारा दिए गए डाटाबेस को जोड़ लीजिए, नई जानकारियों को जोड़ लीजिए, ये समावेशन है। लेकिन जो डाटाबेस आपके पास है उसमें आपने कुछ जानकारी को डिलीट किया और फिर मेरे द्वारा दिए गए जो आंकड़े हो उसको जोड़ लिया, ये क्या कहलाता है? परिमार्जन करके जोड़ लिया, संशोधन करके जोड़ लिया, तो क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। तो जहां संशोधन परिमार्जन आएगा वो क्या कहलाएगा? वो समायोजन कहलाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार समावेशन के लिए जैविक परिपक्वता जरूरी है। क्या है? जैविक परिपक्वता जरूरी है। आत्मीकरण, साम्य धारण, ये देखो ये सीक्वेंस है, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट अरेंज करने को लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है पियाजे के अनुसार समावेशन, देखो कोई चीज नया ऐड करने के लिए, जैसे एक छोटा सा बालक है, मान लो 2.5 साल का है, अब 2.5 साल के बालक को आप सिखा रहे हो भैया फुटबॉल जो है वो इतने बाई इतने एरिया में खेला जाता है, फुटबॉल दे दो खेलेगा, डजंट मैटर। लेकिन अब उसको सिखा रहे हो कि फुटबॉल इतने बाई इतने एरिया में खेला जाता है, इतने खिलाड़ी होते हैं, तो 2.5 साल के बालक इस चीज को समावेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर नहीं है बालक अभी। अब वही आप 7 साल 8 साल के बालक को सिखाओगे तो वो आप बहुत जल्दी से उसको एकोमोडेट कर लेगा, करेगा नहीं करेगा? दोनों में अंतर किस बात का है? क्योंकि वो बौद्धिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ। तो आप 2.5 साल के बालक को सिखाना चाहो तो आसान नहीं है। लेकिन अगर 2.5 साल के बालक और 7 साल के बालक में फुटबॉल के गेमिंग प्लानिंग सिखानी है तो 7 साल के बालक को सिखाना आसान है आपको। क्यों? क्योंकि वो बालक बौद्धिक रूप से कुछ परिपक्व हो चुका है। लेकिन 2.5 साल के बालक को फुटबॉल की रूलिंग सिखाओगे तो नहीं सीखेगा। हाँ, फुटबॉल दे दो खेलेगा, ये चलेगा, लेकिन रूलिंग नहीं सीख पाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जैविक परिपक्वता आवश्यक है? तो किसके लिए आवश्यक है? समावेशन के लिए आवश्यक है। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता यह है कि भैया ये बताओ कि जब बालक संज्ञानात्मक विकास कर रहा होता है तो आखिर उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता क्या, उसका क्रम क्या है? ये क्रम देखना, सबसे पहले वो आत्मीकरण करता है, फिर साम्य धारण करता है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, फिर नई परिस्थिति आती है, फिर वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब करके होने के बाद फिर जब वो उसमें कुछ चेंजिंग करता है तो वहां पे क्या होता है? समायोजन होता है। चलिए आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने एक छोटे से बालक को सिखा दिया कि भैया हर काली वस्तु जो है वो गाय होती है, कोई भी काला जानवर मिल जाएगा वो गाय होता है। बालक के दिमाग में एक डाटाबेस आपने जोड़ दिया, बालक डाटाबेस जुड़ गया, ठीक, एक साम्य अवस्था समायोजन कर लिया उसने, इसका समावेशन कर लिया, आत्मीकरण कर लिया। अब उसने साम्य धारण उसके दिमाग में बैठ गया कि हर काली विषय वस्तु सर ने बताया था कि क्या होती है? गाय होती है। लेकिन मार्केट में निकलता है अपने पिताजी के साथ, एक कुत्ता मिलता है, उसके वो भौंकता है, पिताजी कहते हैं देखो ये काला है लेकिन ये गाय नहीं, ये कुत्ता है। अब बालक वहां असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। सर तो बताए थे, क्या सर ने बताया था कि सर हर काली चीज गाय होती है, पिताजी कह रहे हैं कि ये कुत्ता है। तो जब पिताजी से आप क्वेश्चन करेंगे, बालक जब क्वेश्चन करेगा तो पिताजी कहेंगे नहीं बाबू, काला गाय भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो बालक वहां जो इक्विलिब्रियम मतलब कि एक स्टेबिलिटी आ गई थी उसके अंदर, वो चीज अनबैलेंस होना शुरू हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? असाम्य धारण बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। बालक का डिस्टर्बेंस होगा तो बालक क्या करेगा? अच्छा गुरुजी ही बता रहे हैं, पिताजी बताओ थे, सही कहा बाय। बालक वहां डिस्टर्ब होता है और कुछ समय के बाद वो अपने पुराने वाली जानकारी को थोड़ा सा एडिट करता है कि नहीं, काली गाय भी हो सकती है, काला कुत्ता भी हो सकता है, काला बकरी भी हो सकता है, और फिर वो उसको चेंज कर लेता डाटाबेस को। जैसे ही उसने परिमार्जन किया, जैसे ही उसने संशोधन किया, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा एकोमोडेशन। समझ में आ गया? तो जब परिमार्जन करके उसने अपने अंदर चेंज कर लिया तो समायोजन। जब दी गई जानकारी को एज इट इज आपने जोड़ लिया अपनी स्कीमा में, अपनी बुद्धि में, तो वो क्या कहलाएगा? आत्मीकरण। बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी स्कीमा स्कीम्स ये सारे वर्ड आएंगे, पर ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले क्या होता है? आत्मीकरण, फिर साम्य धारण, फिर नई परिस्थिति आती है,
फिर असाम्य धारण होता है, और फिर जब आप कुछ नया जोड़ते हैं जो डिलीट करके, तो वो समायोजन कहलाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा टॉपिक। चलो, वेरी गुड, आप सभी समझदार हैं, और मेरे ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आपको नोट्स अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, अगला पॉइंट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ पहलू। ये देखिए, ये पहलू आपको बताएंगे कि जीन पियाजे का टॉपिक जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर टॉपिक ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते, वो रट्टा ही मारते घूमते। ठीक, तो पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट आया आपके सामने कि भैया साम्य धारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब बालक आत्मसात्करण व समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है तो इसे क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। देखो, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब यह हो गया कि अनुकूलन के लिए जो आप दो चीजें कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? अनुकूलन के लिए आप दो काम करने जा रहे थे, एक समावेशन और एक समायोजन, आत्मसातीकरण और समायोजन, दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है उसको बोलते हैं हम कि इक्विलिब्रियम वर्ड कह लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, जो दोनों में स्थिरता लाती है, वो क्या कहलाती है? साम्य धारण। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में साम्य धारण का क्या अर्थ है, तो आप सीधे बोलोगे समावेशन और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, दोनों के बीच जो स्थिरता लाने का काम करता है, प्रक्रिया के बीच संतुलन लाने का काम करता है, इसी को साम्य धारण कहते हैं। और ये क्या है? एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। ये आपको स्वयं नियंत्रित करनी, बच्चा खुद ही नियंत्रित करेगा, दूसरा कोई बाहरी कारक नियंत्रित नहीं करने वाला इसको। ठीक, मानसिक संगठन अगला टॉपिक है, मानसिक संगठन। आई होप कि आपको साम्य धारण क्लियर हो गया होगा। अनुकूलन के अंदर कौन कौन शब्द आए? आत्मसातीकरण और समायोजन, और इन दोनों के बीच में दोनों को स्थायित्व स्थिरता लाने का काम कौन किया? साम्य धारण। मानसिक संगठन क्या है? बालक की मानसिक क्षमताओं या संज्ञानात्मक संरचना के सेट को मानसिक संगठन कहते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पूछता है कि मानसिक संगठन क्या है, तो मानसिक संगठन क्या है? बालक की मानसिक क्षमताओं या संज्ञानात्मक संरचनाओं का सेट। आपकी जो मानसिक क्षमता है, जैसे मान लीजिए गणित पढ़ रहे हो, तो गणित पढ़ने के लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब की जो आपने जीवन भर सीखा है, उनका जो समुच्चय है, ये कहा जाएगा कि वो आपकी गणितीय संक्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मानसिक संक्रिया क्या है? मेंटल ऑपरेशन क्या है? जब बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वो मानसिक संक्रिया कहलाती है। चलो, मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, भैया ये बताओ, राम जी अयोध्या गए थे कि श्रीलंका गए थे? वो आप क्या कर रहे हो? आपके सामने समस्या आई, सर पूछ रहे हैं कि अयोध्या गए थे या श्रीलंका गए थे। समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशन। क्लियर है? ऑपरेट कर देना, राम जी यहां गए थे कि यहां गए थे। ये जो मानसिक तर्क उठ रहा है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब क्या है? मूर्त रूप से, अमूर्त रूप से, ये सब कुछ क्या है? यही कहलाता है मानसिक संक्रिया कहलाती है। चलो, अगला क्वेश्चन गागर में साकर, बहुत मेरी तरफ से लिख लीजिएगा आउट पेपर में। स्कीमा और स्कीम्स, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज आपका ये डाउट क्लियर करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या स्कीमा क्या है? स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यह सूचनाओं का संगठित संरचना, पैकेट्स ऑफ नॉलेज है। जैसे मैंने पूछा कि राम जी के बारे में क्या जानते हो, आपके दिमाग में क्या है? राम जी अयोध्या रहने वाले थे, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, राम जी वनवास गए थे, राम की माताएं जो थी वो 4 माताएं थी, पिताजी के बारे में आप जानते ही हैं, जो उनकी असली माँ थी वो कौन थी? सभी लोग जानते हैं, कौशल्या जी थी। तो अब आप क्या कर रहे हो? आपके दिमाग में बहुत सारी संरचनाएं हैं उनको लेकर के, लेकिन जब मैं पूछा कि राम जी कौन थे, तो आप बोलोगे क्या? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श थे, अयोध्या के राजा थे, कुछ बोलोगे ना। लेकिन उनके बारे में बहुत सारे विचार आपके दिमाग में जो बैठे हुए नॉलेज पैकेट्स के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा कहते हैं। और स्कीम्स वही जो मैंने बोल दिया कि राम जी अयोध्या के रहने वाले थे, मैंने जो अभिव्यक्त कर दिया, यही है स्कीम्स। स्कीमा नॉलेज का पैकेट, जो बंडल कचरा भरा हुआ है, उसको कचरा नहीं कहेंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब किसी विषय वस्तु को लेकर के आपके मन में जितने भी विचार हैं, उनका संगठित समूह स्कीमा कहलाता है। और जिसको मैंने आपके सामने अभिव्यक्त कर दिया, यह कहलाता है स्कीम। स्कीम क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। स्कीम्स मानसिक संक्रिया को अभिव्यक्त रूप है, देखो लिखा ना, अभिव्यक्त रूप।
तो जो चीज मैं रिप्रेजेंट कर दिया, आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि जीन पियाजे के बारे में कुछ 2-3 टॉपिक बताइए, तो मैं तो बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन मैंने बोला कि ऐसा है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के, कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। तो मैंने आपको जो अभिव्यक्त किया ये क्या है, ये स्कीम्स है, लेकिन मेरे दिमाग में उनको लेकर के जितने भी थॉट्स, विचार भरे हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको स्कीमा कहा जाएगा। तो स्कीमा और स्कीम्स में अंतर समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्कीमा नॉलेज पैकेट्स, ज्ञान का भंडारण जो आपके दिमाग में भरा हुआ है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं स्कीमा। और स्कीम्स क्या है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जब जब बोलूंगा तो आप बोलोगे, जैसे बोलूंगा राम, आपके दिमाग में अयोध्या आएगी, आपके दिमाग में श्रीलंका नहीं आएगी, रावण नहीं आएगा, लेकिन पहले अयोध्या आएगी। आएगी या नहीं आएगी? जो पहली बार आया, जो आपने अभिव्यक्त कर दिया, ये स्कीम्स है, और उसको लेकर के जितने विचार आपके मन में भरे हुए हैं वो स्कीमा है। क्लियर है? चलो यहां से क्वेश्चन नोट करना। सूचनाओं का संगठित संरचना स्कीमा कहलाता है। ये क्वेश्चन है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। देखो सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, आज आप समझ लो। सामान्यीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जब किसी चीज को व्यक्ति अपने दिमाग में ऐसा पढ़ ले कि उससे जनरल कॉन्सेप्ट निकाल पाए। जैसे मुझसे कोई पूछे कि भाई, एक छोटा सा एग्जांपल, अब चलो बहुत हो गया, राम जी के नाम ले लिया। राम जी आदर्श थे, हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे भी आदर्श हैं और आपके भी आदर्श रहेंगे। लेकिन अब एग्जांपल मैं आपकी डेली लाइफ से लेने जा रहा हूं। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि भैया ये बताओ कि बीज गणित लगाया हुआ है, कब वो लगाया, क्वेश्चन सुना वाला पेपर में लगा पाओ लिया? क्या बोलोगे? हाँ गुरुजी लगाया है। जो लगाया होगा वो बोलेगा, जो नहीं लगाया होगा वो क्या कहेगा? सब नहीं जानते। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? इस पे, इस फार्मूले में से फार्मूला वैल्यू पुटअप कर पाओगे? अगर वैल्यू पुटअप कर ले रहे हो, इसका मतलब कि आपने उसका सामान्यीकरण कर लिया। सामान्यीकरण का मतलब कि कॉन्सेप्ट मेकिंग, आप उस चीज को लेकर के आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्या उसके आधार पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप में वैल्यू पुटअप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर ले रहे हो तो सामान्यीकरण है, नहीं कर पा रहे हो तो सामान्यीकरण नहीं है। क्लियर है? चलो मेरे हिसाब से ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गागर में सागर वाला है। ये टर्म आता है एनिमिज्म। क्या है सर? तो देखो एनिमिज्म क्या है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने और उनसे बातें करना। जैसे आज सूरज बहुत उदास है, इसको बोलते हैं एनिमिज्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सजीववाद। क्या बोलते हैं? सजीववाद। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सजीववाद, इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म, या जीववाद भी पेपर में आता है कभी कभी लिखा हुआ, जीववाद। देखो छोटा बालक जो होता है 0 से 2 वर्ष वाला, अगर आपको याद आ रहा हो तो बालक क्या करता भाई, उसको कहीं फाटक से चोट लग गई तो अगर आपने फाटक को 5 बार पीट दिया तो उसका दर्द खत्म होता है। उसको लगता है कि वो फाटक ने उसको मारा है। वो फाटक जो कि निर्जीव वस्तु है उसको सजीव समझता है। निर्जीव को सजीव समझना यही एनिमिज्म कहलाता है। क्लियर है? तो ये पेपर में, अगर पेपर में ये क्वेश्चन हुबहू आया हुआ था कि आज सूरज बहुत उदास है, निर्जीव को सजीव समझना, ये एनिमिज्म की संज्ञा कहलाता है। क्लियर है? ये जनरली पहली स्टेज में होता है, अभी आगे देखोगे। फिलहाल ये जानो कि एनिमिज्म क्या होता है। क्लियर है? चलो ईगोसेंट्रिज्म, इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित अवस्था बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, या अहम केंद्रित भी कहते हैं। हिंदी में कहते हो इसको अहम केंद्रित अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हो? अहम केंद्रित अवस्था। विश्व को अपने नजरिए से देखना व स्वयं को महत्वपूर्ण मानना, जैसे वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं। अगर बालक ऐसे सोच रहा है, इसे क्या बोलेंगे? आत्म केंद्रित। अब यहां से गागर में सागर वाला क्वेश्चन नोट करो, नोट करो। क्या पेपर में कहता है कि रीना जो है वो कपड़े तय करते समय स्वयं से बात कर रही है। क्या कर रही है? स्वयं से बात कर रही है। तो वो जीन पियाजे के अनुसार क्या कर रही है? तो जीन पियाजे के अनुसार वो अहम केंद्रित अवस्था में है, मतलब ईगोसेंट्रिज्म में है। लेकिन वही कह दे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार वो क्या कर रही है, तो लेव वाइगोस्की ने अपने आप में बड़बड़ाने को, अपने आप में बात करने को क्या कहा है? निजी भाषा उत्थान, या यूं कह लो व्यक्तिगत वाक की संज्ञा दी है।
क्लियर है? तो अगर बालक क्या कर रहा है, आपस में बड़बड़ा रहा है, तो ईगोसेंट्रिज्म के अंतर्गत आ जाएगा। बालक को विश्व को अपने नजरिए से देखना, स्वयं को महत्वपूर्ण कि हम ही सब कुछ है, हमने जो किया है वही सही है, ये मानना, वस्तुएं मेरे साथ साथ चलती हैं, बालक का ये सोचना ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। क्लियर है? चलो, संरक्षण, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन, वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता को पहचानना तथा किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में यात्रा में परिवर्तन से अलग समझना क्या कहलाता है? संरक्षण, कंजर्व करना। जैसे एक गिलास के पानी को एक कटोरी के पानी में कन्वर्ट कर दूं, मैं कहूं भैया पानी बढ़ गया या घट गया, अगर बालक ये बता दे रहा है कि नहीं पानी दोनों में बराबर है, पानी कहां घटा बढ़ा, उसका आयतन तो है, बदल गया, भाई पहले कटोरी में था अब गिलास में है, गिलास में था कटोरी में, अगर ये बता तो संरक्षण कर ले रहा। अगर नहीं बता पा रहा है, कर नहीं भाई गिलास वाला पानी ज्यादा था, कटोरी वाला पानी कम हो गया, अगर ये कह रहा है तो उसके अंदर संरक्षण की क्या है? कमी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बालक के बारे में आप ऑब्जर्व करके बता लोगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। ठीक, कौन कौन सी अवस्थाएं आओ देखते हैं। पेपर में आता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था अथवा इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रानुभूत अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो संवेदी गामक बोले, इंद्रानुभूत कहे, या फिर क्या बोले, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कहे या सेंसरी मोटर अवस्था कहे, इन सब का मतलब क्या है? जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था कहलाती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो पहली स्टेज कितनी है? 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बाबू, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, या इसी को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 7 से 11 वर्ष कहलाती है। और चौथी और लास्ट स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 11 से 15 वर्ष होती है। तो फिर से जल्दी से याद कर लेते हैं। 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय अनुभूत अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कह लो या सेंसरी मोटर स्टेज कह लो, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक पंचलात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में नाम बदल देता भाई बार बार, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया आपको। क्लियर है? देने के पीछे सिर्फ एक मोटिव, क्यों? क्योंकि नाम बदल देता है, इसलिए इंग्लिश याद रखो। मनोविज्ञान में वर्डिंग का बड़ा महत्व है भाई, ध्यान रखना। चलो, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट, अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त मतलब होता है ठोस, सॉलिड, ठोस प्रचलनात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। तो ये 4 स्टेज किसने बताई है? जीन पियाजे साहब ने बताई है। क्लियर रहेगा? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में अरेंज करने को आता है, आयु वर्ग पूछता है, सीधे पूछ लेगा किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के बीच में आएगा। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है, सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज क्या कहती है, जरा ये देखो। पहले 2 साल में, मतलब 0 से 2 वर्ष होता है पहला क्वेश्चन, तो पहले 2 साल में एक बच्चा संवेदनाओं के माध्यम से तथा गामक अनुक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। देखो, संवेदना और गामक, ये 2 शब्द पकड़ के रखना, कभी भी इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संवेदना मतलब होता है सेंस, सेंस के आधार पे कहा जाता है कि जब बालक जन्म लेता है, तो ब्रिजेश ने कहा है, क्या कहा ब्रिजेश ने? तो बालक जब जन्म लेता है तो उसके संवेगिक रूप से उत्तेजना के द्वारा पता चलता है कि उसको भूख लगी है या रो रहा है, हंस रहा है, क्या है, उत्तेजना के द्वारा पता चलता है। मूल प्रवृत्ति व्यवहार उसके बताते हैं, और वही मूल प्रवृत्ति व्यवहार, वही संवेग उसके सेंस की बात कराते हैं कि उसके अंदर क्या संवेदनाएं हैं। तो संवेदनाओं तथा गामक अनुक्रियाओं के आधार पर बालक का विकास होता है, ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब संवेदना बराबर ज्ञानेंद्रियों से, गामक क्रिया मतलब पेशीय कौशलों के माध्यम से।
तो यहां संवेदना का संबंध किससे हो गया, उसकी ज्ञानेंद्रियों से हो गया, और गामक क्रियाओं का मतलब पेशीय कौशल के माध्यम से। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास ज्ञानेंद्रिय और पेशी कौशलों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। दबा के आंसर लगा देना। क्या सर, 0 से 2 वर्ष। कौन सी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्केल, याद रहेगा। विशेषताएं क्या क्या है ये जरा सुनते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व, गागर में सागर वाला क्वेश्चन है सर। वस्तु स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। नोट करना इंग्लिश, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब दृष्टि से ओझल होना। कोई चीज आंख के सामने पड़ी तो याद रहेगी, नहीं तो भूल जाएगी। अगर ऐसा है तो बालक में वस्तु स्थायित्व नहीं है। लेकिन अगर बालक में कोई सामने वस्तु नहीं भी है, मैं कहूं भैया बेटा बाल ले आओ जरा के, जा करके वो बाल जाके खोज करके ले आए, तो ये माना जाएगा कि उसके दिमाग में बॉल की इमेज बन चुकी है। और ये जानते कब होता है, जब अपने प्रथम अवस्था के अंतिम पड़ाव पे होता है, मतलब कि 2 वर्ष पूरा होने वाला होता है। यहां देखो लिखा होगा 18 से 24 माह, मतलब कह सकते हो कि जब ये 1.5 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे इरफान खिलौने खेल रहा था, ठीक, ट्रेन उसके सामने से जाती है, जब ट्रेन टनल में घुसती है तो वो समझता है कि ट्रेन गायब हो गई, तो उसमें किस चीज की कमी है, मतलब उसे वस्तु स्थायित्व की कमी है। लेकिन जब ट्रेन टनल में जाती है और उसको ये याद रहता है कि ट्रेन इसी के अंदर अभी बाहर निकलेगी, वो आउट एग्जिट पे ध्यान दे रहा है, मतलब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण है। क्लियर है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, तो वस्तु स्थायित्व किसकी है, सेंसरी मोटर का। वस्तु संयोजन का ज्ञान, संयोजन मतलब होता है सीक्वेंसिंग, बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अनुक्रिया एवं परिणाम से संबंध का ज्ञान, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये बालक का। आप कहते हो ना कि बेटा बाल ले आओ, बेटा गिलास ले आओ, आप बालक को कहना शुरू करते हो और वो काम शुरू कर देता है। डिफर्ड इमिटेशन मतलब कि अनुकरणात्मक, इसको बोलते हैं अनुकरण कहते हो। क्या कहते हो, अनुकरण करना, जैसा आप करोगे वो आपकी बात को बार बार दोहराता है, दोहराने की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक तदात्मीकरण का मूल ज्ञान, प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी से संसार में अपना विभेदन व कारण प्रभाव समझने लगता है। मतलब बालक के अंदर एक चीज आ जाती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना। धीरे धीरे वो अपने लोगों को आइडेंटिफाई, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, सबको आइडेंटिफाई करना सीख लेता है कि ये हमारे पापा हैं, ये मम्मी है। ये 2 वर्ष के तक लगभग वो बालक के अंदर आ जाता है। 2 वर्ष में वो चीज को आइडेंटिफाई करने लगता है। तो पेपर में हूबहू क्वेश्चन आता है कि बालक किस अवस्था में तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान हो जाता है, और बालक अपना विभेदन व कारण प्रभाव मतलब अपनों से दूसरों को अलग करना सीख जाता है। तो किस अवस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष में होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वस्तु स्थायित्व। ध्यान रखिएगा भाई। अगला पॉइंट क्या है, जीन पियाजे संवेदी गामक अवस्था को पुनः 6 भागों में बांटते हैं। इन्होंने कई भागों में बांटा उसको भाई, ठीक, 6 स्टेजेस बनाई। और 6 स्टेजेस में क्या क्या बनाया, 6 स्टेज में तो ये क्वेश्चन आता है भाई कि संवेदी गामक अवस्थाएं कितनी स्टेज में है, तो 6 स्टेज है। पहला है प्रतिवर्ती या सहज अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिव स्टेज, जन्म से कितने दिन की होती है, 30 दिन की। इस अवस्था में बालक प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जिसमें चूसना सबसे महत्वपूर्ण है। पियाजे इन्हें नैसर्गिक स्कीमा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो सीख भैया। नैसर्गिक सीमा, नैसर्गिक स्कीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक जब मां के गर्भ में होता है ना भैया, तो भी उसको चूसने की आदत होती है, और जब वो बाहर आता है तो भी नेचुरल प्रोसेस है। चूसना एक भगवान ने उसको ऐसी प्रकृति सिखा के भेजी है, जो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान ने पहले ही उसके दिमाग में ज्ञान भंडारित कर दिया है कि हर चीज को मुंह में डालना है और चूसना है, चाहे वो पैर का अंगूठा हो चाहे हाथ का अंगूठा हो, उसको चूसना है। तो ये चूसने की प्रक्रिया किसमें आती है, सकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्टेप दैट इज प्रतिवर्त और रिफ्लेक्स एक्शन। यहां देखो रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य जो स्वयं होते हैं, स्वतः होते हैं। आंख का झपकना, ठीक है, पैर हाथ बालक अपने स्वतः उठाता है, बंद करता है, तो ये पहली अवस्था हो गई। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्टेज, ये 4 से 8 माह में होती है। कौन सी होती है, 4 से 8 माह। इस अवस्था में शिशु अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को बार बार दोहराना शुरू कर देता है भैया, ठीक है। ये 4 से 8 नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हो कि ये स्टेज जो होती है ये 30 दिन से लेकर के और 4 माह तक चलती है, ठीक है।
बार बार दोहराता है, जैसे कि विगल द फिंगर्स, सक थम्स, बार बार अंगूठे को चूसना, ये सब बातें। फिर आता है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौड़ का मतलब हो गया ये 4 से 8 है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने जैसी प्रतिक्रियाएं करना लगता है। सेक द रैटल साउंड, बालक क्या करता है, वस्तुओं को, चीजों को क्या करता है, जैसे मान लो उसको आपने गुनगुना दे दिया तो बार बार बजाएगा, उसको बजाता कि नहीं बजाता है, तो ये गौड़ वृत्तीय प्रक्रियाओं में आता है। ये 4 से 8 वर्ष की अवस्था, 4 से 8 माह की अवस्था में देखने को मिलता है। चलो अगला है गौड़ स्कीमेटा के सामान्य की अवस्था। ये जो होता है ये 8 से 12 माह में होता है। इस अवस्था में बालक छुपे हुए खिलौने को खोजने की कोशिश करते लगता है और पूर्व ज्ञान का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति में करता है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इरफान खिलौने तोड़ता है, पटकता है और फिर उसको देखता है कि आखिर क्या है। बच्चे को कोई सामान देके देख लो जरा, जब वो 8 से 10 महीने 11 महीने का हो, हर सामान को उठा के पटक देता है, तोड़ने के बाद उसको खोल के देखना शुरू करता है। तो इरफान क्यों तोड़ा खिलौना, क्योंकि उसकी अवस्था है क्या कि वो खिलौना छुप रहा है, उसके अंदर सामान क्या है, क्या लगा है, क्या नहीं लगा, ये बालक के अंदर प्रतिभा आ जाती है खोजने की। गौड़ स्कीमेटा अवस्था कहते हैं इसको हम लोग। तृतीय वृत्तीय प्रतिवर्ती अवस्थाएं क्या होती है, ये 12 से 18 माह में होती है, जो कि इस अवस्था में बालक स्वयं वस्तु पर प्रयोग करने लगता है, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने की कोशिश करता है, वस्तु संयोजन की क्षमता आ जाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो ट्रिक इस पे भैया। प्रयास और त्रुटि के द्वारा बालक सीखता है। कब सीखता है प्रयास और त्रुटि के द्वारा, ये क्वेश्चन अभी परीक्षा में आया था, मुझे लगता है गृह विज्ञान की परीक्षा में आया था, बहुत लोगों का गलत हुआ। तो याद रखना 0 से 2 वर्ष में प्रयास और त्रुटि के द्वारा बालक सीखता है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, सीखने की कोशिश करता है, वस्तुएं संयोजन की क्षमता आ जाती बालक के अंदर, प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कप को तोड़ना और ये सब की बात करता है। ये आरंभिक चिंतन की अवस्था, बालक में चिंतन आरंभ होने जा रहा भाई, क्या 18 से 24। यह अंतिम अवस्था है जिसमें मानसिक बिंब, मेंटल इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो टिक। कहता है किस अवस्था में बालक में मानसिक बिंब बनना प्रारंभ हो जाता है, तो इस अवस्था में बालक में मानसिक बिंब बनना प्रारंभ हो जाता है। कौन सी स्टेज होती है, वो 18 से 24 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति चिंतन व अनुक्रियाएं करने लगता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। देखो लिखा ना, सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लगता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था आया था। तो आरंभिक चिंतन की अवस्था, मानसिक बिंब बनना, ये किस अवस्था में है, ये 18 से 24 माह की आयु में होता है। इसमें जीन पियाजे ने जो अपने बालक के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्वेश्चन पूछता है, वो नाम है ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी मॉडल। उन्होंने क्या किया, एक बॉल लिया, बार बार उसको ब्लैंकेट से ढकते, बालक से पूछते गेंद कहां गई, बालक खोजता और फिर कहता गेंद यहां रखी है। ब्लैंकेट हटाते, फिर बॉल दिखती, फिर ढकते, इस तरीके से ढकते हटाते ढकते हटाते बालक के अंदर उस बाल की इमेज ऐसी बन गई कि वो जब भी उसको ढकते तो बाल को खोज लेता। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक, तो ये ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी मॉडल किस प्रयोग में किया गया, बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व लाने के लिए किया गया। किसने किया, जीन पियाजे ने किया। आई होप कि पहली स्टेज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी इसकी 3 स्टेजेस और बची हुई हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज, ये दोनों तीनों स्टेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। यहां तक के वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। और क्योंकि देखिए जीन पियाजे का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, यहां तक टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके डाउट्स हों, तो मैं आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अपने डाउट्स पर डायरेक्ट, आप संस्था का नंबर दे रखा है, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और आप पर्सनली मुझसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सारे वीडियो लेक्चर आपको अब निरंतर मिलते रहेंगे, ये हमारा पूरी संस्था का प्रयास है। और अगला टॉपिक इसका जो है वो फिर आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक का टॉपिक पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आप हमसे जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि आपके पास संस्था का नंबर है, आपको चाहे हमारे YouTube चैनल पे ले सकते हैं, चाहे आप ऐप में जाकर के नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप हमसे जुड़िए। मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाओ, जो भी डाउट्स हो आप पर्सनली। यही तो हमारे ऐप की खासियत है कि अभी आपने उसका उपयोग करना नहीं सीखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप में जाइए, मोबाइल नंबर दिया है संस्था के, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप पर्सनल टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दें, हमारे जो ऐप है उस ऐप पे फ्री टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। टेट का, सुपर टेट का, इन सब के टेस्ट पेपर फ्री में पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट दीजिए और अपने अनुभव को साझा करें हमसे। जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा कि सर हमको ये समस्या आ रही है, हम आपकी समस्याओं को निदान कैसे कर पाएंगे।
देखो भाई, हम अंतर्यामी तो है नहीं, आप अपनी समस्या बताओगे तभी तो निदान कर पाएंगे। तो समस्या गुरु के सामने रखोगे तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। समस्याओं को लेके आइए, लेकिन सजेशन के रूप में लेके आइए, आपका उसका समाधान किया जाएगा। ग्रुप में आप टीचर से, आप चाहें तो संस्था के नंबर से फोन करके बात करके आप हमारा पर्सनल नंबर ले सकते हैं, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जानने, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को सीधे संस्था के मोबाइल नंबर पे भेजिए। संस्था हमको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगी, मैं आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, ये आपका फायदा है। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए जीन भी आ जाएगा, दूसरा टॉपिक कल आपको मिलेगा। थैंक यू।